ये कहानी है कोरोना के समय की, जब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है और सब इंस्पेक्टर प्रेक्षा इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि इस मर्डर के पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो क्या वो पुलिस ऑफिसर इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगी या इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के चक्कर में उसकी खुद की जान खतरे में आ जाएगी? जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2023 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म -31 द नागपुर फाइल्स। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन सप्लाई की कमी तो हुई थी, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी लोग मर रहे थे उन्हें दफनाया कहाँ जाए, उनकी चिता को आग कहाँ दिया जाए। नागपुर में एक नदी किनारे कुछ लोग एक बॉडी को लेकर आते हैं उसे जलाने के लिए। तभी ब्रिज के ऊपर एक आदमी रुकता है और अपने गाड़ी से डेड बॉडी निकालकर पानी में फेंक देता है। अब हम इस फिल्म के मेन कैरेक्टर सब इंस्पेक्टर प्रेक्षा शर्मा को देखते हैं और वो एक सोसाइटी में जाती है जहाँ एक औरत जो कोविड से इन्फेक्टेड थी वो अपने घर के बाहर घूम रही थी, जिसे लिए पुलिस उसे समझाने लगते हैं कि आप अपने कमरे के अंदर जाइए, बाहर मत घूमिए। लेकिन वो औरत सभी के ऊपर थूकने की धमकी देती है। प्रेक्षा उसे पकड़ लेती है ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन वो औरत प्रेक्षा के हाथों पर काट लेती है। वो वहां से निकलती है तो उन्हें एक मर्डर के बारे में पता चलता है। उन्हें एक बॉडी मिलती है और वहाँ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट गौतम होता है। प्रेक्षा उसे पूछती है इस बॉडी के बारे में, तो गौतम कहता है कि वो तो लैब ले जाकर ही पता चलेगा। लेकिन उन्हें फिलहाल इतना पता चला है कि इस आदमी का नाम दयानंद पांडे है, जो सुप्रीम लेदर का मालिक है। यहाँ तक कि वो रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन का काम भी संभालता है और एक पॉलिटिशियन नाना भाव का बहुत खास भी है, जो जन समृद्धि पार्टी का लीडर है। फिर वहाँ उस आदमी को बुलाया जाता है जिसने पुलिस को कॉल किया था और वो कहता है कि जिसने ये बॉडी को यहाँ लेकर आया वो अपना चेहरा ढक कर आया था और वो काला कलर का जैकेट पहना हुआ था, काला रंग का स्कार्फ था और वो अपने चेहरे को खुजला रहा था। उसने तुरंत बॉडी को फेंका और वहां से चला गया। पुलिस स्टेशन में सभी को पता चल जाता है कि प्रेक्षा एक कोविड पेशेंट से भिड़ कर आई है, इसीलिए सभी चाहते हैं कि वो अपना RT-PCR टेस्ट करवाए, कंफर्म होने के लिए कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। इसलिए वो जाकर अपना RT-PCR टेस्ट करवाती है और ACP राही अपने बेटे से बात कर रही थी और अपने बेटे को समझाती है कि आज वो घर नहीं आ सकती। ये सुनकर प्रेक्षा कहती है आप घर जा सकती हैं अगर आपको जाना है तो। ACP कहती है अच्छा तो सब कुछ तुम संभाल लोगी, जैसे तुमने उस बूढ़ी औरत को संभाला। आखिर ये सब तुम करती क्यों हो? तुम सोशल मीडिया पे फेमस हो गई हो। फिर वो उसे पूछती है कि दयानंद वाले केस का क्या हुआ। प्रेक्षा बताने लगती है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते। ACP कहती है कि ये काफी हाई प्रोफाइल केस है क्योंकि दयानंद एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, तुम इस केस को हल्के में मत लेना। और उसे पूछती है क्या तुम सच में इस केस को संभाल लोगी? प्रेक्षा कहती है वो इस केस को संभालेगी। प्रेक्षा घर आती है जहाँ वो अपने पापा अनुपम और अपनी बिल्ली शिबू के साथ रहती है और वो अपने बिल्ली को पसंद नहीं करती। वो अपने पापा का शुगर लेवल चेक करती है जो बहुत ज्यादा था। उसके पापा प्रेक्षा का शुगर लेवल चेक करते हैं जो काफी कम था। वो अपने पापा के बिस्तर के नीचे से चॉकलेट निकाल लेती है और खाने लगती है और अपने पापा से कहती है लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर प्रैक्टिस करने, क्योंकि उनका राइट हैंड नहीं था। अगले दिन प्रेक्षा जाती है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले गौतम से मिलने के लिए, जो दयानंद के बॉडी को इंस्पेक्ट कर रहा था और बताता है कि इसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव निकला और लंग्स में पानी भर गया है डूबने के वजह से। मतलब कि ये डूबने से मरा है पर 100% श्योर नहीं है। पक्का होने के लिए उसे 2 दिन चाहिए। और वो बताता है कि दयानंद के मुंह में एनिमल फैट मिला, नाखून में से जो सेल मिला है उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। फिर वहाँ पर गुड्डू नाम का आदमी आता है और दयानंद उसका जीजा है और वो वहाँ हंगामा करने लगता है कि उसके जीजा बहुत पहुंचे हुए आदमी थे। वहाँ दयानंद की पत्नी शकुंतला भी थी, जो जाती है बॉडी देखने के लिए और अपने पति के बॉडी को देखकर वो रोने लगती है। प्रेक्षा उसे पूछती है कि आपके पति वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन? शकुंतला कहती है प्योर वेजिटेरियन। इसीलिए प्रेक्षा सोचने लगती है कि अगर वेजिटेरियन है तो मुंह के अंदर एनिमल फैट कैसे मिला। अगले दिन प्रेक्षा और उसकी पूरी टीम पहुंच जाती है दयानंद के सुप्रीम लेदर वाले फैक्ट्री में और वहां वो लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन एक अकाउंटेंट जिसका नाम भी प्रेक्षा है, उन्हें प्रेक्षा का सोशल मीडिया अकाउंट मिलता है और प्रेक्षा गुड्डू से पूछती है कि आखिर ये लड़की लास्ट कब आई थी। गुड्डू कहता है वो अकाउंट में काम करती है और मैं ज्यादा अकाउंटेंट पे ध्यान नहीं देता। और उस अकाउंटेंट प्रेक्षा के दादाजी भी इस कंपनी में 40 साल काम कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम प्रेक्षा के यानी कि उसी अकाउंटेंट के दादाजी और एक लड़के संदीप को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और प्रेक्षा के मिसिंग होने का रिपोर्ट लिखवाते हैं। कहते हैं कि प्रेक्षा 2 दिन से घर नहीं आई। प्रेक्षा जाती है दयानंद की पत्नी शकुंतला से पूछताछ करने और वहाँ वो दयानंद के फार्मा कंपनी के होर्डिंग को देखती है, जिस पर शकुंतला बताती है कि फार्मा कंपनी मैं संभालती हूँ। शकुंतला बताने लगती है कि जिस रात उसके पति का मर्डर हुआ वो गुड्डू के साथ थी। वो उसके साथ क्रॉनिक बीमारियों के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई थी, जैसे कि हार्ट डिजीज, कैंसर या डायबिटीज। डायबिटीज पर प्रेक्षा इंटरेस्ट दिखाती है क्योंकि उसके पापा भी डायबिटिक हैं। प्रेक्षा
पूछती है क्या कोई है जो ये कंफर्म कर सकता है कि आप मर्डर के रात यहीं पर थीं। शकुंतला हेमंत पारेख का नाम लेती है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जिसके साथ वो उस दिन वीडियो कॉल पर थी और घर पर कई लोगों का आना जाना भी होते रहता था, जैसे कि जन समृद्धि पार्टी के लीडर नाना भाव आते थे, यहाँ तक के एसीपी राही भी आती थी। प्रेक्षा उससे अकाउंटेंट प्रेक्षा के बारे में पूछती है जिस पर शकुंतला कहती है मैं उसे नहीं पहचानती। जाने से पहले शकुंतला उसे डायबिटीज की दवाई दे देती है। प्रेक्षा उसे पूछती है आपके पास डिलेड पीरियड की दवाई है। शकुंतला कहती है हाँ वो भी है। प्रेक्षा इस बात से थोड़ी टेंशन में रहती है क्योंकि 2 महीने से उसे पीरियड्स नहीं आए। घर पर वो गौतम के फोटो को जूम करके देख रही थी, लगता है वो उसे पसंद करने लगी है। अगले दिन गौतम से वो मिलने जाती है और उसे कहती है कि मुझे मैम कहकर नहीं प्रेक्षा कहकर बुलाओ, पर कुछ सेकंड्स के बाद कहती है मैम ही ठीक है। फिर दोनों काम की बातें करते हैं और गौतम वो बॉल दिखाता है जिससे दयानंद के सिर पर हमला किया गया था, उसमें खून लगा हुआ था और उसका सैंपल दयानंद से मैच करता है और फिंगरप्रिंट भी मिला है जिसका रिपोर्ट आना बाकी है। इसके बाद वो दोनों एक सीन क्रिएट करते हैं कि कैसे आनंद को मारा गया होगा, लेकिन गलती से प्रेक्षा जोर से उस बॉल से गौतम के सिर को मार देती है और प्रेक्षा उसे पूछती है कि तुम फ्री समय पे क्या करते हो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? गौतम कहता है नहीं, पर वो कहता है कि मैं हमेशा बिजी रहता हूँ इसीलिए कोई दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं दोस्त बनाना नहीं चाहता। प्रेक्षा हंसती है। तभी दयानंद का कॉल रिकॉर्ड आता है और एक नंबर होता है जो काफी बार नजर आ रहा था। वो नंबर है हेमंत पारेख का और इसके बारे में शकुंतला भी बात कर रही थी। प्रेक्षा हेमंत के घर पहुंच जाती है उसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन हेमंत दयानंद को पहचानने से इनकार कर देता है और अपना खिड़की बंद कर लेता है। कहता है मैं इन्फेक्टेड हूँ, आप यहाँ से जाइए। अच्छा बहाना मिल गया लोगों को। एसीपी प्रेक्षा को कॉल करती है और उसे कहती है कि उस बुढ़ी पर हमला करने के लिए एक अपोलॉजी वीडियो तुम्हें बनाना होगा, तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। इसीलिए प्रेक्षा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और जनरल वार्ड में जाकर उसी बूढ़ी औरत के बेटे देवांश से मिलती है। वो बताता है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है, जनरल वार्ड में सभी मरने वाले हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड में किसी के पास दवाई की कमी नहीं है। प्रेक्षा देवांश के साथ एक सेल्फी लेती है और इंस्टा पर पोस्ट कर देती है एक एपोलॉजी लिखकर। प्रेक्षा दयानंद के लेदर कंपनी के फोटोज को देख रही थी, तभी उसे एक ब्रोकर का फोन आता है और वो पूछता है क्या आप वो अपार्टमेंट में फ्लैट लेना चाहती हैं कि नहीं, आपने अभी तक फाइनल करके नहीं बताया। प्रेक्षा कहती है अपने पापा से पूछकर बताती हूँ। ऑफिस का सीसीटीवी में वो देखती है कि दयानंद और अकाउंटेंट प्रेक्षा एक दूसरे को देख रहे थे। अकाउंटेंट प्रेक्षा को वीडियो बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके नाना को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रेक्षा के पापा जाकर दिखाते हैं कि वो अपने लेफ्ट हैंड से अब अच्छी तरह से साइन कर पा रहा है और वो अब अपने पीएफ का पैसा उठा सकता है, और अपनी बेटी से कहता है घर फाइनल कर लेने के लिए, और ये भी कहता है एसीपी मैडम से बात करने, शायद उनकी मदद से घर थोड़ा कम दाम में मिल जाए। एक दिन वो जाती है दयानंद के फ्यूनरल में और वो गुड्डू से जाकर पूछती है कि अकाउंटेंट प्रेक्षा और दयानंद के बीच क्या रिलेशन था। गुड्डू कहता है कुछ खास नहीं, वो बस अपना काम करती थी और चली जाती थी। गुड्डू ने ही पहले कहा था कि वह अकाउंटेंट वालों से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन इंस्टाग्राम पर प्रेक्षा ने उसे 4 बार टैग किया है, आखिर ऐसा क्यों? गुड्डू कहता है क्योंकि वो हमारी एम्प्लॉय है तो खुश करने के लिए कभी कभार फोटो डाल दिया करती थी। तभी वहाँ पर पॉलिटिशियन नाना भाव आते हैं और वो प्रेक्षा से बातें करते हैं और प्रेक्षा उसे कहती है कि वो जल्द ही इस केस को क्रैक कर लेगी और खूनी का पता लगा लेगी, लेकिन वो एक फेवर मांगती है और एक बूढ़ी औरत जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसे कोरोना का दवाई भेजने के लिए कहती है। इसके बाद वो पहुंचती है प्रेक्षा के घर पर और वहाँ उसके वो नाना से मिलती है। वो बताने लगते हैं कि जब प्रेक्षा 3 साल की थी तब उसकी माँ जिसका नाम रोज था वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर चली गई और अब उसकी माँ जेल में है। फिर वो संदीप के बारे में बताने लगता है जिसके साथ प्रेक्षा म्यूजिक वीडियो बनाती थी। फिर वो जाकर संदीप से मिलती है और उसे पूछती है कि प्रेक्षा तेरी कौन लगती है, गर्लफ्रेंड? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसे एसीपी का फोन आता है और वो बताती है कि तुम्हारे पापा को पीएफ के पेपर क्लियर करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैंने सबको सॉल्व कर दिया है। और वो पूछती है केस कहाँ तक पहुंचा। प्रेक्षा बताती है कि कल वो गुड्डू को इंट्रोगेट करेगी। एसीपी उसे कहती है अगर कल इंट्रोगेशन करना है तो अभी उसे टाइम ले लो। प्रेक्षा कहती है कि आखिर हम उन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। एसीपी समझाती है कि अगर तुम इस एटीट्यूड से काम करोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। प्रेक्षा अकाउंटेंट प्रेक्षा के इंस्टाग्राम वीडियो को देख रही थी जिससे उसे पता चलता है कि प्रेक्षा को लेदर कंपनी में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके नाना जी ने उस कंपनी में अपने 40 साल दिए हैं, इसीलिए उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ रहा था और वो इस बात को लेकर भी दुखी रहती थी कि उसकी माँ उसकी जिंदगी में नहीं है जब उनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी माँ एक एक्टिविस्ट है और वो लोगों के हक के लिए लड़ती है और अब वो जेल में बंद है। फिर हम देखते हैं कि प्रेक्षा के घर में उसकी बिल्ली सीबू गायब हो जाती है, जिसके वजह से उसके पापा चिल्लाने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। फिर उसके घर में गौतम आता है और उसके पापा को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि पूरे एरिया में हम उसी को ढूंढ रहे हैं, वो
वो मिल जाएगी। इसके बाद प्रेक्षा और गौतम एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। और गौतम अपने परिवार के बारे में बताता है कि वो अपने परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करता। प्रेक्षा बताती है कि वह अकाउंटेंट प्रेक्षा को इंस्टाग्राम पर स्टॉक कर रही है और दोनों उसके अकाउंट को देखते हैं और हमें पता चलता है कि प्रेक्षा और गुड्डू एक दूसरे से काफी बातें करते थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, जबकि गुड्डू कहा करता था कि वह अकाउंट वालों से ज्यादा बात नहीं करता था। प्रेक्षा गुड्डू से कहने लगती है कि गुड्डू पर ये सब काम सूट नहीं करता क्योंकि वो काफी हैंडसम है और वो खुद भी एक स्टार बनना चाहती है। और वो कहती है कि हमारी ये ड्रीम्स बुढ़े लोग समझ नहीं पाएंगे, जैसे कि तेरे जीजा जी वो तुझे नहीं समझते, तेरी इज्जत नहीं करते। तभी वहाँ उसके जीजा जी दयानंद आ जाते हैं और दोनों को एक साथ कमरे में देख लेते हैं। प्रेक्षा वहाँ से चली जाती है और गुड्डू से वो पूछने लगता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। गुड्डू झूठ कहता है कि वो मुझे अकाउंट का हिसाब किताब दे रही थी। दयानंद गुड्डू को डांटते हुए कहते हैं कि तू सिर्फ ऐश कर, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। दयानंद प्रेक्षा की बेइज्जती करते हैं और उसे कहते हैं नाली में से उसका गिरा हुआ स्पिनर उठाने के लिए। प्रेक्षा नाली में से वो स्पिनर उठा लेती है, लेकिन दयानंद कहता है कि अब तुम इसे रख लो, मेरे तरफ से गिफ्ट समझो। घर आकर वो बहुत गुस्सा थी और अपने दोस्त संदीप के साथ अपने म्यूजिक वीडियो पर काम कर रही थी, लेकिन वो अपना सारा गुस्सा सोफे पर निकालने लगती है। संदीप उसे लेकर जाता है दयानंद के घर के बाहर और उसके घर पर प्रेक्षा पत्थर फेंकती है। प्रेजेंट में प्रेक्षा गुड्डू को इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तेरा और अकाउंटेंट प्रेक्षा का अफेयर चल रहा था, तुम दोनों लवर थे और दयानंद के मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होने वाला था। दयानंद प्रेक्षा को तंग करता था, लेकिन गुड्डू ने कभी नहीं रुका और गुस्से में आकर प्रेक्षा ने शायद दयानंद को मार दिया होगा और सारा बिजनेस गुड्डू के हाथ में आ गिरा। गुड्डू को इंट्रोगेशन में बुलाने की वजह से एसीपी राही काफी गुस्से में थी, लेकिन प्रेक्षा समझाती है कि इस मर्डर में वो इन्वॉल्व है और ये वो जानती है, बस उसे कुछ समय चाहिए प्रूव करने के लिए। एसीपी कहने लगती है तुम्हारे पापा जो पुलिस में थे उनसे कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन तुम इतने समय में 35 से ज्यादा बार मेरे नाक में दम कर चुकी हो। और वो सबके सामने प्रेक्षा को गाली भी देती है और कहती है तुम जाकर कोविड ड्यूटी करो, इस केस को मैं संभालूंगी। एसीपी के चिल्लाने के वजह से प्रेक्षा रो रही थी। तभी उसे पार्टी के लीडर नाना भाव का कॉल आता है जो बताते हैं कि पता चला है कि तुम एक अपार्टमेंट खरीदना चाहती हो। उस अपार्टमेंट का मालिक मेरा दोस्त है, कम बजट में मैं तुम्हें वह अपार्टमेंट दिलवा दूंगा। प्रेक्षा सोच रही थी कि आखिर नाना भाव उसकी मदद क्यों करना चाहते हैं, बदले में उन्हें क्या मदद चाहिए होगी। प्रेक्षा अपनी ड्यूटी कर रही थी। इसके बाद वो गौतम को कॉल करती है और एसीपी राही के घर के सामने बुलाती है, जिसके बाद वो एसीपी के घर की खिड़की पर पत्थर फेंकती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये सीन बिल्कुल ही वैसा है जैसे कि अकाउंटेंट प्रेक्षा संदीप के साथ गई थी दयानंद के घर पर पत्थर फेंकने के लिए। दोनों भागते हुए दूर आ जाते हैं और गौतम प्रेक्षा के बालों में बरगंडी कलर की तारीफ करता है और कहता है ये कलर तुम पे सूट करता है। फिर दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तभी गौतम को फोन आता है और वो दोनों जाकर देखते हैं कि अकाउंटेंट प्रेक्षा की डेड बॉडी मिली है। अगले दिन प्रेक्षा जाकर जगदीश से कहती है दयानंद के मर्डर केस के बारे में जितनी भी फाइल्स हैं मुझे टेबल पे चाहिए। जगदीश फाइल देने से मना करता है और कहता है कि एसीपी की तरफ से आपको एक गिफ्ट आया है आपके टेबल पर। वहाँ एक एनवलप था और प्रेक्षा को सस्पेंड किया जाता है। प्रेक्षा एसीपी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन एसीपी उसे अपने घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें प्रेक्षा घर पर पत्थर फेंक रही थी। एसीपी कहती है शुक्र बनाओ कि मेरे घर पर मेरा बेटा नहीं था। प्रेक्षा माफी मांगती है और कहती है ये मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन एसीपी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है अपना बैज और अपना गन यहाँ रखकर चली जाओ। जब वो अपने घर पर आती है तो उसके पापा उस पर चिल्लाते हैं कि मेरे इतने सालों की रेप्यूटेशन तूने मिट्टी में मिला दी, तुझे सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ तो शर्म कर, दारू पी रही है। बाप बेटी में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में प्रेक्षा कह देती है कि आप मेरे ऊपर हमेशा चिल्लाते हो, तंग आकर आपकी बिल्ली शिबू भी यहाँ से चली गई, दिन भर बक 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 मैं तंग आ जाती हूँ। लेकिन उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और गौतम प्रेक्षा को कॉल करता है और बताता है कि प्रेक्षा के पॉकेट में रेमडेसिविर दवाई यानी कि कोरोना की दवाई मिली है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थी। गौतम कहता है कि आज वो लेदर फैक्ट्री जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है वहाँ कुछ तो इलीगल हो रहा है। प्रेक्षा के पापा वहाँ आकर उसे बात करते हैं और बता रहे होते हैं कि कैसे हीरो बनने के चक्कर में उसने अपना हाथ गवा दिया और वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि हमेशा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट बनने की सोच। इस बात का एहसास उसे एक हाथ गवा कर हुआ। प्रेक्षा एक मेडिकल दुकान में जाती है और रेमडेसिविर दवाई मांगती है, लेकिन वो दुकानदार कहता है दवाई की बहुत शॉर्टेज है, हम नहीं दे सकते। प्रेक्षा कहती है पैसे की चिंता मत करिए। दुकानदार कहता है मैं आपको 10 दवाई दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख देने होंगे। एक रेमडेसिविर का दाम 1.5 लाख रुपए और पूरा पेमेंट कैश में देना होगा। प्रेक्षा कहती है पैसा रेडी
है। उसके बाद दुकानदार संदीप को कॉल करता है और कहता है अर्जेंटली 10 रेमडेसिविर चाहिए। थोड़ी देर में वहाँ पर संदीप आ जाता है दवाई लेकर और प्रेक्षा देखती है ये तो वही संदीप है, गाना बनाने वाला। प्रेक्षा उसे पूछने लगती है कि तेरे पास इतने सारे रेमडेसिविर कहाँ से आए, मुझे बता दे, नहीं तो तू भी प्रेक्षा की तरह मारा जाएगा, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। फिर संदीप बताने लगता है और हम देखते हैं कि संदीप और प्रेक्षा को किसी को पैसे चुकाने थे, इसीलिए वो वीडियोस बनाया करते थे पैसे कमाने के लिए, लेकिन उन्हें और भी पैसों की जरूरत थी। इस वजह से प्रेक्षा गुड्डू को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुड्डू से कुछ नहीं होने वाला था। इसीलिए प्रेक्षा दयानंद के फार्मा कंपनी से रेमडेसिविर दवाई चुराने लगती है और संदीप को देती है, जो ये दवाई बेचता है, और दवाई करीब 1.5 लाख में बिकता था, मतलब के पैसा ही पैसा। फिर वो अपना म्यूजिक वीडियो शूट करती है, वो भी बिल्कुल बिग बजट वाला। प्रेक्षा अपने हिस्से का पैसा देखकर चौंक जाती है कि कितना ज्यादा कमाई हो रहा है, लेकिन अब संदीप को और लालच होने लगा था और वो प्रेक्षा से कहता है और दवाई चुराने के लिए, और उन पैसों से वो मुंबई चले जाएंगे और वहाँ प्रोफेशनल म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे। फिर वो धीरे धीरे करके फार्मा कंपनी से दवाई चुराने लगती है और संदीप उस दवाई को बेचता है मेडिकल स्टोर में, हॉस्पिटल में, और अब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन एक रात दयानंद प्रेक्षा को अपने केबिन में देख लेता है और दयानंद समझ जाता है कि दवाई की चोरी वही कर रही है। दयानंद उसे बहुत मारता है, लेकिन आखिर में प्रेक्षा दयानंद को उस लाइट बॉल से उसके सिर पर हमला करती है। ये सब सुनने के बाद प्रेक्षा संदीप को भरोसा दिलाती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। फिर वो दोनों पहुंचते हैं उसी जगह जहां दवाई को स्टोर करके रखा गया था और उन्हें वो दवाई मिल भी जाता है, लेकिन तभी प्रेक्षा पर कोई हमला करता है और जब उसे होश आता है तो वो एक कमरे में होती है जहां संदीप और गौतम भी बेहोश थे। जब किडनैपर वहां आता है तो प्रेक्षा उसे मारने की धमकी देती है और किडनैपर उसे अपना चेहरा दिखाता है और हम देखते हैं कि ये तो वही आदमी है जो फिल्म की शुरुआत में ब्रिज से दयानंद की बॉडी को पानी में फेंकने आया था, और वो बताता है कि इन सब मर्डर के पीछे पार्टी के लीडर नाना भाऊ का हाथ है। फिर हम देखते हैं कि जब प्रेक्षा दयानंद पर उस बॉल से हमला करती है, उसके बाद वहां पर वही किडनैपर आ जाता है और वो नाना भाऊ के लिए काम करता था और उसी के लिए दयानंद रेमडेसिविर दवाई का स्टॉक जमा करके रख रहा था, लेकिन दयानंद उस आदमी को कुछ बताने की हालत में तो था नहीं, इसीलिए वो आदमी दयानंद को पानी में डुबोकर मार देता है और इसी वजह से पोस्टमार्टम में ये सामने आया था कि लंग्स में पानी भर गया था और वो वहाँ प्रेक्षा को भी मार देता है क्योंकि वो गलत समय पर गलत जगह पे थी। प्रेजेंट में वो आदमी पुलिस ऑफिसर प्रेक्षा को भी मारने की धमकी देता है ताकि पार्टी के लीडर इस मर्डर में ना फंसे और सच बाहर ना आए, लेकिन प्रेक्षा सारे दवाई के स्टॉक में आग लगा देती है और आग बुझाने के बाद वो आदमी प्रेक्षा पर बंदूक तान देता है, लेकिन पीछे से संदीप एक पत्थर से उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है, लेकिन गलती से गोली चल जाती है और गोली लगती है गौतम के पैर पर। अब तुरंत प्रेक्षा गौतम को हॉस्पिटल ले जाती है और अपने डॉक्टर दोस्त देश पांडे से रिक्वेस्ट करती है कि ये एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन RT-PCR टेस्ट नहीं हुआ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गौतम को डॉक्टर अंदर ले जाते हैं। प्रेक्षा वहाँ देख रही थी कि जनरल वार्ड में सारे पेशेंट एक के बाद एक मर रहे थे, उनके परिवार वाले बेबस होकर रोए जा रहे थे। पेशेंट की जान बचाने के लिए वो जो दवाई का स्टॉक था जिनके दाम लगभग 1.5 लाख रुपए हैं, वो सभी को जाकर अंदर में फ्री में बांटने लगती है। ये सब होता देखकर मीडिया वहाँ पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि इस दवाई के सारे मेडिकल स्टोर में कमी चल रही है, आपके पास इतना सारा स्टॉक कहाँ से आया। प्रेक्षा याद करती है कि उसके पापा ने कहा था हीरो बनने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट बनना। प्रेक्षा कह देती है कि ये सब नाना भाऊ के वजह से हुआ है। नाना भाऊ खबर देख रहे थे और वो गुस्सा भी थे, लेकिन उनके पास हंसने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेक्षा के कहे गए बातों से उनको फायदा भी मिलने वाला था और प्रेक्षा का साथ पाकर वो अब प्रेक्षा को मारेंगे नहीं। और कुछ समय के बाद प्रेक्षा और उसके पापा नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी बिल्ली भी उन्हें मिल गई थी और वहाँ पर व्हील चेयर पे बैठा हुआ गौतम भी था, लेकिन तभी उनके घर पे कोई फायर बॉम्ब फेंकता है और हम देखते हैं कि बॉम्ब फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि संदीप था, जो अब प्रेक्षा का दुश्मन बन गया है क्योंकि प्रेक्षा अब नाना भाऊ के साथ है जिसने संदीप की दोस्त अकाउंटेंट प्रेक्षा को मारने की कोशिश की। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। फिल्म की कहानी काफी यूनिक है, ये कोई नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी एंगेजिंग नहीं है। कई सारे कैरेक्टर्स है जिनका होना ना होना मुझे इस फिल्म में बराबर लगा, जैसे कि दयानंद की पत्नी शकुंतला। इंट्रोगेशन के समय उस पर शक हो रहा था, लेकिन कहानी में उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ACP राही जो हमेशा पॉलिटिशियंस और हायर पोस्ट पर बैठे लोगों को अहमियत देती है, ऐसा लग रहा था कि वो भी शायद इस मर्डर में कहीं ना कहीं शामिल है, लेकिन उसका भी इस फिल्म में होना ना होना मुझे बराबर लगा। खैर सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन कभी कभी कहानी मर्डर मिस्ट्री से ऑफ ट्रैक हो जाती है और दयानंद के खूनी का क्या होगा कुछ भी नहीं दिखाया गया और 2 घंटे की मूवी बन गई। खैर आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।